जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से काव्य खंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता आओ मिलकर बचाए को समझाऊंगा भी और उनके प्रश्न उत्तरों को बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सारे प्रश्नोत्तर याद हो चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोयम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि इस पोयम का नाम आओ मिलकर बचाए क्यों रखा गया है। तो देखिए, आओ मिलकर बचाएं, इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो इसकी जो लेखिका है वो किसी चीज को बचाने की बात कह रही है। इस पोयम की जो लेखिका है, जो कवित्री है, उनका नाम है निर्मला पुतुल, है ना। और वो झारखंड की एक आदिवासी समाज से संबंधित कवित्री हैं, है ना। यानी कि इस पोयम की जो लेखिका है उनका नाम है निर्मला पुतुल और वो कहाँ की कवित्री है? झारखंड के आदिवासी क्षेत्र की। मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो आदिवासी समाज में हुआ था, है ना। तो वहाँ की जो कवित्री है उसने जो है आदिवासी समाज के दर्द को समझा, क्योंकि उसको लगा कि हमारा जो आदिवासी समाज है ना, ये अपना जो इसका एक नेचुरलपन है ना, जो इसकी मौलिकता है, मतलब वो ये खोता जा रहा है। किस चीज के कारण? शहरों की संस्कृति के कारण। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे इसको शहर की हवा लग गई है, इसका मतलब क्या है कि इसने अपने असली रंग को खोकर ये क्या है, दूसरे रंग में रंग गया। तो जो ये कवित्री है जो झारखंड की है और आदिवासी समाज की है, तो इसको भी इस बात का बहुत दुख है कि जो ये झारखंड का जो आदिवासी क्षेत्र है संथाल, ये कह रही है कि यहाँ के लोग भी क्या है, अपनी मौलिकता को खोते जा रहे हैं और जो शहरों की आबो हवा है ना वो इन लोगों को जकड़े जा रही है। इसलिए कवित्री ने इस कविता की रचना की कि आओ मिलकर बचाए। तो इसमें कवित्री क्या है, झारखंड के लोगों के बारे में कह रही है कि हमने अपने जनजीवन को बचाना है ना। हमने अपनी संथाल जाति को बचाना है, हमने अपने आदिवासी समाज को बचाना है। किससे? शहर की आबो हवा से, है ना। तो अब हम आगे इसके प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं और उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आप लोग इसके साथ पोयम को भी समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? मतलब यहां पर जो इस पोयम में जो माटी का रंग आया है उसका मीनिंग क्या है? जो कवित्री कह रही है ना कि माटी का रंग, वर्ड यहां पर मतलब जो ये माटी का रंग आया है ये किस लिए प्रयोग हुआ है? तो यहां पर माटी का रंग का मतलब होता है झारखंड के लोगों की जीवन शैली, क्योंकि यहां पे झारखंड की बात हो रही है ना। झारखंड के आदिवासी समाज संथाल की बात हो रही है। तो कवित्री कह रही है कि माटी का रंग का मतलब क्या है? झारखंड के लोगों की जीवन शैली, क्योंकि जो निर्मला पुतुल थी उनका जन्म झारखंड के आदिवासी समाज में हुआ था। तो वो कह रही है कि यहाँ के लोगों के अंदर से उनकी माटी का रंग नहीं जाना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड से या आप कहीं से भी है और हम बोलेंगे कि आप में उत्तराखंड की संस्कृति का रंग झलकना चाहिए, वहाँ की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, तो इसका मतलब वहाँ के कल्चर आप लोगों पर प्रतिबिंबित होना चाहिए, मतलब वहाँ के कल्चर की झलक आप लोगों पे दिखनी चाहिए। तो माटी का रंग का मतलब यहाँ पर क्या है? झारखंड के लोगों की जीवन शैली, है ना। इसमें सब कुछ आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि माटी का रंग क्यों प्रयोग हुआ है? तो माटी का रंग का अर्थ है झारखंड के लोगों की जीवन शैली। फिर आप लिखेंगे इसमें वहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी चीजों को शामिल किया गया है। और बस ये आंसर आपका फिनिश। कभी वो पूछ रहे हैं कि माटी का जो रंग है ना इसका मतलब बताना है आपको और ये क्यों प्रयोग हुआ है। तो आपने लिखना है माटी का रंग का अर्थ है यहाँ पे झारखंड के लोगों की जीवन शैली, और जीवन शैली में वहां की भाषा, संस्कृति, रहन सहन सभी चीजों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? अब लेखिका जो थी इस पोयम की, जो कवित्री थी निर्मला पुतुल, वो कह रही है कि अब वो झारखंड की बात कर रही है तो वो कह रही है वहां के भाषा में झारखंडीपन होना चाहिए। कहने का मतलब है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना, आप वहां जो भी भाषा बोली जाती है, जो भी बोली जाती है ना, जो भी वहां भाषा हो या कोई बोली, वहां जो भी चीज बोली जा रही है आपकी भाषा में वो उसका जो उच्चारण है ना वो आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गढ़वाली हैं, है ना, तो आप के अंदर वो चीज होनी चाहिए, वो फ्लेवर होना चाहिए। तो कवित्री वही कह रही है कि भाषा में झारखंडीपन का मतलब है
उच्चारण की दृष्टि से भाषा का प्रयोग करना, मतलब जब आप बोले ना तो आपके बोलने में वहां का मतलब उस चीज का उच्चारण जरूर आना चाहिए, वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषा है वो प्रतिबिंबित होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप उत्तराखंड से तो आपकी भाषा में उत्तराखंडीपन झलकना चाहिए, जो झारखंड वाले तो झारखंडीपन, उत्तराखंड वाले तो उत्तराखंडीपन, यानी कि भाषा में वो चीज होनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो यहां पर ये भाषा में झारखंडीपन का मतलब क्या है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा का प्रयोग करना, आप जो भी बोले वह आप जहां के हैं वो चीज उस चीज पर झलकनी चाहिए, मतलब है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री कह रही है कि दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। मतलब भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन भी होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो पहले तो आपको तीनों का मीनिंग समझना है। भोलेपन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ये लड़का बहुत भोला है, मतलब सीधा और सच्चा होना। अक्खड़पन का मतलब होता है अपनी बात पर दृढ़ रहना, है ना। और जुझारूपन का मतलब क्या होता है, हार ना मानना। जुझारूपन वही तो होते कि ये अंत तक मतलब जूझता रहा सिचुएशन से, यानी कि हार ना मानना। तो कवित्री कह रही है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो भोलेपन के साथ साथ उसके अंदर अक्खड़पन भी होना चाहिए और जुझारूपन भी होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, आपने पहले तीनों का मीनिंग बताना है। भोलेपन का मतलब हो गया सीधा और सच्चा होना, अक्खड़पन का मतलब हो गया अपनी बात पर अटल रहने वाला, और जुझारूपन का मतलब होता है हार ना मानने वाला। तो कवित्री कह रही है कि भोलापन तो होना ही चाहिए, लेकिन भोलेपन से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप बहुत सीधे हो तो भी काम नहीं चलने वाला। भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन भी होना चाहिए और जुझारूपन भी होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। इसमें जो कवित्री है ना वो कह रही है कि जो हमारा आदिवासी समाज है इनमें क्या क्या बुराइयां आती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि शहर की हवा लग गई है, तो कवित्री उसी शहर की हवा से बचने को कह रही है। तो क्या क्या बुराइयां आ गई है, देखिए। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की निम्नलिखित बुराइयों की ओर संकेत करती है। अब क्या क्या बुराइयां बता रहे हैं वो आदिवासी समाज की, देखिए। सबसे पहले कवित्री कह रही है आदिवासी समाज की क्या क्या बुराइयां आ गई है। पहला है, आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो शहर की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। दूसरा है, आदिवासी लोग विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। देखिए मैंने पॉइंट सिमिलर बनाए कि आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, आदिवासी लोग विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, इनका उत्साह समाप्त होता जा रहा है। उत्साह माने वही कुछ करने का उत्साह, और इनका भोलापन भी समाप्त होता जा रहा है, मतलब ये अब चालाक होते जा रहे हैं। तो ये बुराइयां आती जा रही है आदिवासी समाज में कि एक तो ये अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, इनका जो उत्साह है वो समाप्त होता जा रहा है, इनका जो भोलापन है वो भी समाप्त होता जा रहा है। दूसरा, ये चालाक होते जा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट है। अगला प्रश्न है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से कवित्री क्या कहना चाहती है। कवित्री क्या बचाने के लिए कह रही है कि इस दौर में, इस दौर में का मतलब है इस समय में भी हमारे पास बहुत कुछ है बचाने को। तो हम क्या क्या बचा सकते हैं। तो आज के समय में एक तो हम लोग एक दूसरे पर क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, ये आपको पता है। कवित्री कहती है कि हमें अपने अंदर आशा, विश्वास और सपनों को जगाए रखना चाहिए। यही तीन चीजें हैं। कवित्री इसमें किन तीन चीजों को बचाने की बात कह रही है। कवित्री कह रही है, एक तो अपने विश्वास को कभी मत मरने दो, एक अपनी आशा को कभी मत मरने दो, और एक अपने सपनों को कभी मत मरने दो। आप चाहे तो इस आंसर को पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि कवित्री निम्नलिखित चीजों को बचाने की बात कह रही है। कवित्री कह रही है कि हमें कभी अपने विश्वास को मरने नहीं देना, कभी अपने सपनों को मरने नहीं देना, और कभी अपनी आशाओं को मरने नहीं देना। तो बेसिकली ये तीन चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीजों को बचाने की बात हो रही है, आशा, विश्वास और सपने। अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। मतलब शहर में ऐसी कौन सी चीजें जिनको हमने बस्तियों को बचाना है, जो ये आदिवासी समाज है इनको किन किन चीजों से बचाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या क्या है, शहर में ऐसी क्या क्या कमियां हैं। तो वो कह रहे तुम्हें क्या क्या चीजों से बचाना है। शहर के लोगों के चालाकीपन से, कहते हैं बस शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं। शहर के लोगों के स्वार्थीपन से, वहां के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, उनको केवल अपने काम से मतलब होता है। शहर के लोगों के पहनावे से,
उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, और शहर की भूमि के बंजरपन से, क्योंकि शहरों में देखो हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये इन शहरों की इन हवा से हमें क्या है, आदिवासी समाज को बचाना है मतलब। ठीक है, ये कवित्री कह रही है। एक तो वहाँ के लोगों के चालाकीपन से, वहाँ के लोगों के स्वार्थीपन से, वहाँ के लोगों के पहनावों से, और वहाँ के भूमि के बंजरपन से। ये भी बहुत ईजी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ठंडी होती दिनचर्या से क्या आशय है। कवित्री कह रही थी ना कि यहाँ के लोगों की दिनचर्या क्या होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है। तो ठंडी होने होती दिनचर्या का मतलब क्या है, एक तो आलस्य आता जा रहा है यहाँ के लोगों पर, आलस्य का छा जाना, उदासी का छा जाना, सपनों का मर जाना, और जोश का ना होना, ये सब है, इनका मतलब है ठंडी होती दिनचर्या। कवित्री कह रही थी ना कि यहाँ जो ये लोग हैं संथाल के, ये जो झारखंड के जो लोग हैं, जहाँ इनमें पहले उत्साह होता था, लेकिन जब से इनमें शहरों की हवा लगी है तब से इनके अंदर आलस्य आ गया है, उदासी आ गई है, इनके सपने मर गए हैं, विश्वास मर गया है, जोश मर गया है। तो ठंडी होती दिनचर्या का ये अर्थ है। ठीक है, तो यहां पे ये जो है इस चैप्टर के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।